हेलो फ्रेंड्स, मेरा मार्कर किधर गया? अच्छा, पीछे पड़ा हुआ है। वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। ओके, और हम लोग यहाँ नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके पहले वाली एपिसोड में हमने आपको थोड़ा बहुत समझाया था एटम के बारे में। हमको अभी एटम का बाहरी स्ट्रक्चर लेना है अपने कॉन्सेप्ट में। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी न्यूक्लियस फिजिक्स के अलग टॉपिक पर करेंगे। ठीक है, देखो, नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, अपना एक मॉडल बनाया एटम का। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट रखे अपनी तरफ से या अजम्पशन उन्होंने दी। ये बात अलग है कि समय के साथ उनका मॉडल मॉडर्न फिजिक्स पर खरा नहीं उतरा। जब से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ और नए नए कॉन्सेप्ट्स निकल के सामने आए, तो नील्स बोर का मॉडल फुल्ली जस्टिफाई नहीं कर पाया हर चीज़ को। विशेषकर वो केवल हाइड्रोजन एटम पर ज़्यादा सही बैठा, या कह लो कि हाइड्रोजन एटम पर ही वो सही बैठा। फिर भी उसका एक अपना महत्व है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का, क्योंकि उन्होंने दुनिया के आगे एक एटम के स्ट्रक्चर का और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें दुनिया के आगे रखी, इसीलिए वो महान माने गए। कोई नई चीज़ बनाना सबसे हार्ड होता है, बाद में तो उसमें समय के साथ टेक्नोलॉजी का यूज होता है और नए नए लोग काम करते हैं तो वो चीज़ें रिफाइन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लग्जरी कार को चलाते हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, BMW चला रहे हैं, आपको ये कारें बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, लगती ही हैं सबको। इसमें से बहुत से फीचर्स होते हैं उनमें, और मतलब नए नई चीज़ें आती हैं, आपको लगता है कार बहुत सुंदर है, लेकिन कभी आपने उसके इंजन की ओर ध्यान दिया है? अगर वो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, अगर वो पेट्रोल इंजन उसमें लगा है तो समझो जिसने पेट्रोल इंजन का थ्योरी दिया, जिसने पेट्रोल इंजन का साइकिल दिया, इंजन साइकिल, उसका एक एनर्जी साइकिल दिया और उसका डेवलपमेंट किया। उन पेट्रोल इंजन है तो उनको एक ऑटो नाम के इंजीनियर थे, या कह सकते हो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेट्रोल इंजन बनाया, इसीलिए पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन भी बोलते हैं। समझो, अगर उन्होंने इंजन न बनाया होता तो गाड़ी कार कैसे हम लोग जानते हैं? उन्होंने इंजन बनाया, पहले क्रूड इंजन बनाया, अच्छा रिफाइन नहीं किया, मतलब जैसा भी बनाया होगा, लेकिन वो आविष्कार है। राइट ब्रदर्स का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि राइट ब्रदर्स ने भले ही बलून का इस्तेमाल किया हो, उड़ने के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन उनके दिमाग में आया तो कि ह्यूमन फ्लाई कर सकता है किसी चीज़ की मदद लेकर। मतलब उनके दिमाग में उड़ने की कल्पना आई, बलून से उड़े बेचारे, थोड़ा बहुत क्रूड एयरोक्राफ्ट बनाने का कॉन्सेप्ट डाला, लेकिन उनका नाम अमर है। ऑटो का नाम अमर है, अभी भी ऑटो गैराज, ऑटो नाम से वो अमर हो गए, भले उन्होंने कैसा भी इंजन उस समय बनाया हो। जेम्स वाट, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। उन्होंने मतलब स्टीम पावर का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि कारखाने चले, जिससे कि रेलगाड़ियाँ चली। रेलगाड़ियाँ समय के साथ सुंदर होती गईं और सब कारखाने भी एडवांस होते गए, लेकिन जेम्स वाट का नाम इतिहास के अक्षरों में अमर है। भले ही टूटा फूटा कैसा भी इंजन बनाया हो, उस समय स्टीम पावर का कॉन्सेप्ट लगा के उनका नाम अमर है। डीजल ने डीजल इंजन बनाया, जिनके नाम पर आज भी हम लोग बोलते हैं ना कि डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी मतलब डीजल इंजन है। तो डीजल, वो इंजन बनाने वाले डीजल थे।
जिन्होंने डीजल साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया। अब आजकल आप अच्छी अच्छी एसयूवी देखो, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, जैसे क्रेटा है, बोलेरो है, ये सब स्कॉर्पियो है ना। तो ये सब क्या है, ये सब डीजल इंजन की ज़्यादातर गाड़ियां हैं और ये डीजल इंजन पर बनी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियां डीजल पर डिपेंड हैं। डीजल ना होते तो इंजन कौन बनाता है डीजल वाला। तो खोजकर्ता ज़्यादा महान हमेशा होता है, खोजकर्ता महान ज़्यादा हमेशा होता है। नोबेल प्राइज़ हमेशा खोजकर्ता को दिया जाता है, भले ही मतलब उसका डेवलपमेंट बाद में हो। इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो जे थॉमसन जी का नाम अमर है। प्रोटॉन की खोज करने के लिए मतलब रदरफोर्ड जी का नाम अमर है। भले ही उसका फिर उस इलेक्ट्रॉन का यूज करके आज हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर में यूज हो रहा है, सारी इलेक्ट्रॉन की ही देन है। फोटोन का खोज करने के लिए आइंस्टीन का नाम अमर है। उस फोटोन का यूज करके हम लोग एलईडी बल्ब न जाने क्या क्या बना डाले, मोबाइल का स्क्रीन, ये सब फोटॉन्स की देन है। तो ये सब लोग अमर होते हैं क्योंकि इन्होंने बेसिक खोज किया, बेसिक साइंस का डिस्कवरी। बेसिक साइंस की डिस्कवरी करना ज़्यादा कठिन है और ज़्यादा बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो नील्स बोर का मॉडल समय के साथ भले ही थोड़ा पैमानों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन नील्स बोर का नाम जो है वो साइंस के क्षेत्र में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। नील्स बोर का नाम साइंस के पन्नों में, नील्स बोर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा, क्योंकि उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों के आगे अपने आइडिया रखे। एक दिन हमसे एक लोग पूछ रहे थे कि मतलब स्पेस साइंटिस्ट जो होते हैं उनको जल्दी, मतलब जो लोग रॉकेट छोड़ते हैं, ये रॉकेट बनाने वाले या सैटेलाइट छोड़ने वाले जो इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल नहीं मिलता है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स पर काम करने वाले को नोबेल मिल जाता है। जो लोग गैलेक्सी पर काम करते हैं, जो लोग मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ पर, यानी अंतरिक्ष में जो बॉडीज़ हैं उनसे जो वेव आ रही हैं या जो भी कुछ वहाँ घटना हो रही है, कॉस्मिक इवेंट्स, उस कॉस्मिक इवेंट्स पर काम करने वालों को नोबेल्स मिलता है, लेकिन रॉकेट छोड़ने वाले को नोबेल नहीं मिलता। जबकि रॉकेट छोड़ना भी कम कलाकारी नहीं है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो बेसिक साइंस है, उससे दरवाजे खुलते हैं। बेसिक साइंस से दरवाजे खुलते हैं। एप्लीकेशन तो कोई भी कंपनी कर सकती है बाद में। BMW ने बाद में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनाई, मर्सिडीज ने बाद में गाड़ियाँ बनाई, लेकिन इंजन बनाने वाला का नाम हमेशा अमर है। ठीक है, तो नील्स बोर का नाम इसीलिए अमर है, भले ही उनका मॉडल आज की डेट में उतना जस्टिफिएबल नहीं रह गया हो। चलते हैं आगे। तो नील्स बोर ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, वो पहले कॉन्सेप्ट समझो। नंबर 1 कॉन्सेप्ट कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह पहले माना, सबसे बड़ी बात। जबकि मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह है, प्योर पार्टिकल है, सॉलिड जैसा है, ऐसा अब लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लोग अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड या वेव बॉडी की तरह मानने लगे हैं। तो उन्होंने पहले तो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह माना और ये माना कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये एटम का न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज जो होता है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है।
क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव चार्ज बचा, तो पूरा न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन एक तो पार्टिकल की तरह उन्होंने माना, और दूसरा ये माना कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है उस टाइप की, मतलब प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट जैसे लगाते हैं ना, मतलब उन्होंने ये माना कि प्लैनेटरी मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर प्लैनेटरी मोशन करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और ऐसे चक्कर लगाते हैं, मतलब यूं चक्कर लगा रहे हैं, ये देखो ऐसे। क्लियर। और दूसरी पोस्टुलेशन ये दिया कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम है, पहले वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना आपको, उनका पहला जो कॉन्सेप्ट था, मतलब पहला अजम्पशन, और दूसरा अजम्पशन ये उन्होंने लिया कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं चारों ओर एक सर्कुलर मोशन में, उनका एंगुलर मोमेंटम जे, आप लोग जानते हो, जे इक्वल टू मोमेंटम इंटू जिस डिस्टेंस, जहाँ जिस ओरिजिन से लिया जा रहा है उससे डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम, ये एक बॉडी है, जो भी बॉडी है, मान लो मास m की, और इसका अगर ये एक मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर आप जानते हो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो अगर हम यहाँ से इस O पॉइंट से इसका एंगुलर मोमेंटम देखें कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो जहाँ से देखते हैं उस बॉडी का उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है तो p क्रॉस r या mv क्रॉस r या mvr साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन इधर थी तो ये डायरेक्शन इधर जाएगी, तो ये एंगल थीटा फाई, ये। और अगर ये सर्कुलर मोशन है, थोड़ी देर के चलो आपको समझा ही देते हैं यहाँ पर, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं उसके पहले इसको समझाना ज़रूरी लग रहा है मुझे। तो अगर यही पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता ऐसे सर्कुलर, तो सेंटर से अगर हम देखते, हम सेंटर के रिस्पेक्ट में देखते, हम सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते, सेंटर के रिस्पेक्ट में, यहाँ से इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के रिस्पेक्ट में निकालते, तो सिंस वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी हमेशा सर्किल के टेंजेंट में होगा, और ये उसका रेडियस होगा, तो ये एंगल कितना आएगा 90। तो सर्कुलर पाथ पर हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम आएगा किसी पार्टिकल का जिसका मास m है, तो mvr ओनली, mvr उसकी वैल्यू, सिंस साइन फाई इक्वल टू साइन 90 यानी 1, तो इतना आएगा। उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सेंटर इन प्लेन, वो तो आप जानते हो। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आएगी। चलो अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी, अगर वो सर्कुलर पाथ पे है, अगर वो किसी और पाथ पे है, मतलब इस तरह किसी भी डायरेक्शन में, तब ये होता है। तो ये है पार्टिकल का मोमेंटम एंगुलर, जानते ही हो आप। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है
जे वो होता है किसी सेल, जैसे अभी हमने सेल बताए थे ना, सेल KLMN, तो उस सेल की क्वांटम नंबर, यानी अगर पहले सेल में है तो n=1, दूसरे सेल में है तो n=2, अभी जैसे हमने इसके पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था। तो उस सेल का क्वांटम नंबर इंटू h इज द प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, या और इसको कभी कभी या कह लो कि साइंस में हमेशा h बार भी बोलते हैं, h बार शॉर्ट टर्म है, इतना बड़ा ना लिख के आप इतना लिख सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है, जो यहाँ पर ऑर्बिट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिटल में है। अगर पहले ऑर्बिटल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम n=1 रखोगे तो केवल h/2 पाई, n=2 रखोगे तो दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे सेल तो दूसरे सेल में मोमेंटम निकलेगा, n=3 रखोगे तो तीसरे सेल में एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि किसी सेल में जिसकी क्वांटम नंबर n है, तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, जो सर्कुलर प्लैनेटरी मोशन कर रहे हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम इतना होता है। और वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस पूरे चक्कर में वो जहाँ भी होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये मान लो न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट है तो n=1 और ये दूसरा ऑर्बिट है तो n=2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, मान लो हम ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे ऑर्बिट में जहाँ भी जाएगा, जैसे ये यहाँ भी आया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये मोशन करता हुआ चाहे इस ऑर्बिट में, इस सर्कुलर पाथ में चाहे जहाँ जाए, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा 2 × h/2 पाई होगा या 2h बार होगा, क्योंकि यहाँ के लिए ये दूसरे सेल में है तो n=2, ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो यहाँ रहे, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम उस सेल में कंजर्व रहेगा, मतलब हमेशा उतना ही रहेगा। उन्होंने ये दूसरी एजम्पशन दी। तो पहला एजम्पशन जरा देखो, पहला एजम्पशन जब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा, बिल्कुल प्लैनेट की तरह सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड पॉजिटिवली न्यूक्लियस। आपको लगता है कि सर्कुलर मोशन कैसे संभव होता है, या आप जानते ही हो। तो उसके लिए चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और यूनिफॉर्मली अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तय होगा। ये भी बात आप जानते हो। लेकिन एक चीज़ बताओ, मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन, हम पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सेंटर से इस पर और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो सेंटर की ओर ये अट्रैक्टिव जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स, इसका चार्ज पता है, ये बीच के सेंटर से इसकी डिस्टेंस पता है, तो फोर्स आपको पता है ना, कूलाम लॉ से निकलेगा। यही तो होता है, पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दूसरा चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज, और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यही जो फोर्स है ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो ये सर्कुलर मोशन करने पाएगा। लेकिन
लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास ये चारों तरफ और भी इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ये ठीक है। तो ये इन पर लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर फोर्स लगाएगा इस पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, लेकिन एक बाकी के इलेक्ट्रॉन भी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन रिपल्सिव फोर्स। तो इन सबका अगर आप कंबाइंड निकालोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो एक यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करें। हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी कर जाए, पॉइंट टू पॉइंट करेगा ही करेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, वो आपस में वेक्टर जैसे जुड़ते हैं, मतलब दिशा पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो यानी कि वो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स बदल जाएगा, उस पर लगने वाला नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बदल सकता है, या उसकी डायरेक्शन थोड़ा डिफ्लेक्ट हो सकती है। इसका मतलब कि अगर हमें एक यूनिफॉर्म प्लेनेटरी मोशन कराना है, यानी यूनिफॉर्म एक चक्कर लगाना है, जैसा कि उन्होंने बोला नील्स बोर ने, तो वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अगर होगा तो संभव नहीं है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की ओर लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेगा, उसके अलावा बाकी ढेर सारे रिपल्सिव फोर्स भी उस इलेक्ट्रॉन पर काम करेंगे, जो उसको एक कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे ही नहीं पाएंगे। तो वो सर्कुलर मोशन नहीं दे पाएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो जिगजैग करके या टेढ़ा मेढ़ा करके भी मूव कर सकता है। तो ये जो बोर मॉडल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के लिए ठीक है। या सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सही है, ठीक है बोर का मॉडल। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी इसलिए ताकि उस पर और सब इलेक्ट्रॉन जो हों उनका रिपल्सिव फोर्स उसको अफेक्ट ना करे, उसका सेंटर से लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल ठीक ठाक कांस्टेंट काम करे। तो बोर्स का मॉडल इज बेस्ट डिफाइंड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। और सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम दुनिया में कौन सा है? हाइड्रोजन 1H1, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल ठीक ठाक काम करेगा। समझ में आया? चलो अब बोर के मॉडल को आगे डिटेल में हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है। अरे हाँ, अब एक चीज़ अभी और आपको बता देता हूँ थोड़ा बंद करने से पहले, कि बोर ने बताया था कि यही जो सेल्स हैं, यही n = 1 n = 2 यानी K L M N, ये जो सेल्स हैं सर्कुलर सेल्स, उन्होंने बोला कि ये जो सर्कुलर सेल हैं चारों तरफ, पहला वाला K, दूसरा वाला L के लिए n = 2 है ना, जैसे कि हमने पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था। ये N1 पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये चौथा सेल, ऐसे ही O n = 5वां सेल। तो बोर ने बोला कि अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाए, कौन सा?
एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट और प्लेनेटरी सर्कुलर मोशन। अगर इन दोनों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा जाए तो ये जो सेल्स बनेंगे ये स्टेबल सेल होंगे। क्या क्या होंगे? ये स्टेबल सेल्स होंगे। स्टेबल सेल्स का मतलब है कि इन सेलों की एक डिफिनिट एनर्जी लेवल होगा। इन सेल्स का एक डिफिनिट एनर्जी लेवल होगा और जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में होगा वो इस सेल से इस पर नहीं जाएगा। किस पे? न्यूक्लियस पे। वो उसमें स्टेबल रहेगा। उसकी एनर्जी उस सेल के हिसाब से मिनिमम होगी उसकी, और वो सेल की ओर न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये उनका तीसरा पास्टुलेशन था। तीसरा पास्टुलेशन नहीं कह सकते हो, एक्चुअली उनके वो दो ही पास्टुलेशन थे। तीसरा उन्होंने इससे डेराइव कर मतलब किया। उन्होंने ये डेराइव किया कि इन दोनों कॉन्सेप्ट को लगा के जो सेल्स तैयार होंगे वो स्टेबल सेल्स होंगे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी सेल में घूमते रहेंगे और न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होकर उसमें ड्रॉप नहीं होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देखते हैं, बोर्स के यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।